40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ। तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इनफॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में बहुत ही सेंसिटिव बयान दिए थे और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। लेकिन हमारे देश के मीडिया और टीवी चैनलों ने सत्यपाल मलिक के बयान को ही ब्लैक आउट कर दिया, जिसकी बात तक नहीं करी गई थी। हमारे टीवी चैनलों में बैठे एंकर जो अपने आप को देशभक्त और नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्हें हमारे जवानों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, हमारे जवानों की जिंदगी का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। 13 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिले का रहने वाला 20 साल के लड़के का नाम था साकिर बशीर और आदिल अहमद डार। ये दोनों एक साथ एक कार से निकलते हैं पुलवामा हमले के लिए। कादी झेलम नदी के एक छोटे से पुल को पार करने के बाद आदिल अहमद डार कुरान की आयतें बुदबुदा रहा था। 3:10 पर कार एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां से जम्मू कश्मीर हाईवे दिखने लगता है। साकिर ने गाड़ी रोकी और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आदिल अहमद डार का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। आदिल को बार बार साकिर रोकने की कोशिश कर रहा था। आदिल ने अपनी कलाई से घड़ी उतारकर साकिर को दे दिया और कहा कि ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलने के बाद आदिल ने कार लेकर निकल गया और श्रीनगर हाईवे पर पहुंच गया। उसी दिन सुबह सुबह जम्मू से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला श्रीनगर के लिए निकला था। ये जवान काफी समय से श्रीनगर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बर्फबारी के चलते हाईवे बर्फ से ढक गया था। जब बर्फ हटी तो सभी जवानों को एक साथ रवाना किया गया, लेकिन उस दिन सीआरपीएफ का काफिला बाकी दिनों के मुकाबले बहुत बड़ा था। बसों, ट्रकों, बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर कुल 78 वाहन थे, जिसमें कुल 2547 सैनिक सवार थे। आतंकी खतरे को देखते हुए बख्तरबंद वाहनों से ही जवानों को कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने के कारण बसों और अन्य वाहनों को काफिले में शामिल किया गया था। बस में बैठे सीआरपीएफ के जवान एच गुरु को अपनी पति कलावती की याद आ रही थी। शादी को महज 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे एच गुरु ने अपने पत्नी को फोन लगाया और फोन उठा नहीं। पत्नी कहीं अपने कामकाज में व्यस्त थी। गुरु की बस काफिले में 5वें नंबर पर थी। इसी बस में 32 साल के हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी मौजूद थी। सुखजिंदर सिंह ने बस में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। सुखजिंदर साल भर पहले एक बेटे के पिता बने थे। कुछ दिन पहले ही पंजाब के तरन में अपने बेटे से मिलकर आए थे। उनके साथ लोहड़ी भी मनाई थी। उन्होंने सुबह ही जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलते समय अपने बड़े भाई से फोन पर बात किया था और कहा था कि शाम को फिर फोन करूंगा। इसी बस में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कांस्टेबल प्रदीप कुमार भी थे। पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। एक सप्ताह पहले ही वो घर से वापस लौटे थे। जम्मू से कश्मीर के लिए जाते समय घाटी की शुरुआत काजीगुंडा इलाके से होती है। काजीगुंडा के बाद से खतरे को देखते हुए सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे पर मौजूद है। उसी दिन भी मौजूद थी। ये पार्टी इस बात की जांच करती है कि सैनिक के वाहनों पर हमले के लिए कहीं बम तो नहीं लगाया गया। ये पार्टी काफिले का रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ती रहती है। काजीगुंडा पर कुछ देर के लिए सीआरपीएफ का काफिला रुकता है तो 5वें नंबर की बस में बैठे तेलंगाना के हवलदार वासुदेव नीचे उतरे। अचानक से काफिला चल दिया। उनकी बस आगे निकल गई, वो बैठ नहीं पाए। वासुदेव को पीछे आ रही बस के काफिले के दूसरे नंबर के बस में बैठना पड़ा। दोपहर 3 बजे वाहनों का काफिला जम्मू कश्मीर हाईवे पर पुलवामा जिले से गुजर रहा था। श्रीनगर यहाँ से करीब आधे घंटे के रास्ते पर था। तभी सिपाहियों ने देखा कि अचानक से एक नीले रंग की कार तेजी से काफिले की बसों को ओवरटेक करते हुए बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ ही मिनट पहले आदिल अहमद डार लेकर निकला था। कार लेकर अचानक से सीआरपीएफ जवानों की बसों के बीच में घुस गया। हाईवे पर तैनात सब इंस्पेक्टर मोहन लाल को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। राइफल लेकर लोड करते हुए कार की तरफ दौड़ पड़े। कुछ कर पाते तब तक कार का पिछला हिस्सा 5वें नंबर की बस में जाकर टकरा गया। टकराते ही आदिल अहमद डार ने अपने हाथों से लाल स्विच को दबा दिया,
जिससे कार में रखा 200 किलो का विस्फोटक ब्लास्ट हो गया और 5वें नंबर की बस के परखच्चे उड़ गए, जिससे बस में बैठे 39 सिपाहियों की जान चली गई और 70 जवान बुरी तरह से घायल हो गए और सब इंस्पेक्टर मोहन लाल भी देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर चुके थे। 5वें नंबर के इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ था। वो थे हवलदार वासुदेव, रास्ते में उतरने के चलते जिनकी बस छूट गई थी। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक की जांच कैसे हुई थी, पाकिस्तान का झूठ कैसे पकड़ा गया और कैसे जब इस जांच में कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था तब इसके असली मास्टर माइंड का कैसे पता चला, आइए समझते हैं। मशहूर पत्रकार एवं लेखक राहुल पंडिता पुलवामा अटैक पर उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका शीर्षक है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, हाउ द पुलवामा अटैक वाज क्रैक्ड। राहुल लिखते हैं, इस मामले में भारत की ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बीते 30 साल में कश्मीर में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें शहीद जवानों का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। दूर लगे मोबाइल टावरों पर उनके अवशेष लटके हुए थे। बड़े बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इस हमले ने कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। राकेश मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम उन्होंने किया था, इसीलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में NIA की कमान सौंप दी गई थी। राकेश बलवाल की टीम ने पुलवामा में घटना वाली जगह को छाना और हर तरह के सबूत को इकट्ठा किया। हमले में इस्तेमाल हुए नीले रंग की कार, चेचिस और इंजन के टुकड़े मिले, लेकिन इसमें कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। आतंकियों ने चेचिस नंबर और इंजन नंबर सब कुछ मिटा दिया था, यानी कहीं से कोई सुराग मिल नहीं रहा था। हमले के 4 दिन बाद 18 फरवरी 2019 को मारुति कंपनी से इंजीनियरों की टीम पुलवामा पहुंची। उन्होंने कार की जांच की तो उसमें एक बैच नंबर मिला। उस नंबर से पता चला कि मारुति इको कार थी जो फैक्ट्री से 25 जनवरी 2011 को बनकर बाहर आई थी। उस दिन 7 इको कारें फैक्ट्री से बाहर निकली थी, जिसमें एक कश्मीर भेजी गई थी। डीलर के जरिए NIA के अधिकारी कार के मालिक तक पहुंचे। उसने बताया कि हमने काफी पहले इस कार को बेच दिया था। जांच में पता चला कि इस कार को 6 बार बेची गई थी। एक एक कर कार के सभी मालिकों तक पहुंचा गया। तब पता चला कि सबसे आखिरी में कार सज्जाद भट्ट नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। सज्जाद के बारे में पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आया है, यानी जांच के आगे का रास्ता बंद हो गया। हमले के कुछ समय बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कह रहा था कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वह अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का रहने वाला आदिल अहमद डार आखिर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ कैसे जुड़ गया, आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई। NIA द्वारा करी गई इस घटना के इन्वेस्टिगेशन में किन किन लोगों का नाम सामने आया, आखिर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर के जरिए POK में मुजफ्फराबाद और चकोटी पाकिस्तान के बालाकोट में जोरदार एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान और उसके आतंकियों को करारा जवाब दिया। 40 CRPF जवान्स have been killed in the worst टेररिस्ट एक्टिविटी के चलते 1994 से जम्मू की जेल में बंद था। उसके साथियों ने उसको छुड़ाने की कई बार कोशिश करी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। 1999 में मसूद के साथियों ने जम्मू के भलवाल जेल से उसे निकालने के लिए एक सुरंग तक खोद डाली, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा इसे पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 24 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर के छोटे भाई असगर ने 5 आतंकियों के साथ पैसेंजर और क्रू मेंबर समेत 185 लोगों से भरी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक करवाकर इंडियन गवर्नमेंट से यात्रियों के बदले मसूद अजहर और 2 आतंकियों को भारतीय जेल से छुड़ा लिया। मसूद अजहर जेल से छूटने के बाद सन 2000 में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन को बनाया
और इसे अपने आतंकी मंसूबों को पूरा कराने का एक जरिया बना लिया, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद इंडियन पार्लियामेंट, बालाकोट और उरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर भारत को गहरा घाव दिया। जब 2016 में जैश ए मोहम्मद ने उरी अटैक किया, उसी साल पुलवामा जिले के काकापोरा गांव में रहने वाला आदिल अहमद डार हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इसी दौरान भारतीय सेना ने आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया, जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता था। इसीलिए जब वह सेना के हाथों मारा गया तो घाटी में प्रदर्शन की बाढ़ सी आ गई। 20 साल के आदिल के मन में बुरहान वानी की छवि एक हीरो वाली थी, इसीलिए वह भी सेना के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। पत्थरबाजी और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उसे कई बार कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने यह सोचकर हर बार की तरह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह केवल मिसगाइडेड यूथ है। लेकिन आदिल एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बराबर भाग लेता रहा, जिसके चलते एक दिन पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। करीब 11 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। उसके घर वालों को लगा था कि अब वह सुधर जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद आदिल पूरी तरह से बदल गया। उसके इरादे और भी खूंखार हो गए। वह सेना से बदला लेने के लिए इतना छटपटा रहा था कि वह बदला लेने के लिए मार्च 2018 में आदिल अपने घर से साइकिल लेकर निकल गया और वह कभी घर वापस नहीं आया। उसके पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी गायब होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उसके गायब होने की गुत्थी तब सुलझ पाई जब कुछ दिन बाद आदिल AK-47 लिए फोटो वकास कमांडो के नाम से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगी। उसने घर से भागने के तुरंत बाद ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद इसे ग्रेनेड फेंकने, राइफल्स चलाने और भी अन्य ट्रेनिंग दी गई और फिर आगे के काम के लिए उसे अप्रैल 2018 में उसकी मुलाकात इद्रीस से कराई गई, जिसे इस महीने जैश द्वारा एक खास मकसद के लिए पुलवामा भेजा गया था। इद्रीस आईडी बनाने में एक्सपर्ट था, इसीलिए जैश ए मोहम्मद ने उसे भारत में रहकर आदिल डार जैसे भटके कश्मीर के युवाओं का इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर IEDs हमले करवाने का काम सौंपा था। इसके लिए सबसे पहले उसने आदिल अहमद डार से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोलकर उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके एक आत्मघाती हमला करने के लिए राजी कर लिया। आदिल के अलावा उसे और भी लोगों की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपनी टीम में बिलाल अहमद कूचे, साकिर वसीर, पीर तारिक अहमद, बैज उल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास रादर, इंसा जान समेत कई जरूरी लोगों को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। उसने तब तक अपने लोकल इन्फॉर्मर की मदद से आसपास के एरिया में IEDs बनाने के लिए पूरी सेटअप तैयार कर लिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान से RDX मंगवाना शुरू किया। जैश ए मोहम्मद RDX के छोटे छोटे कंसाइनमेंट को सीमा उस पार भेजने लगा, ताकि छोटे छोटे पैकेज की वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के शक के दायरे में न आए। इद्रीस को अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा भरोसा साकिर पर था, इसीलिए उसे पाकिस्तान से आने वाले छोटे छोटे कंसाइनमेंट और दूसरी जरूरी चीजों को रिसीव करने का काम सौंपा। साकिर के काम से इद्रीस इतना खुश था कि एक दिन उसने अपने चाचा रऊफ अलवी को साकिर वसीर का फोटो भेजा और कहा कि चाचा, ये मेरा दूसरा अफजल गुरु है। इस दौरान उसने ग्रुप के कुछ इन्फॉर्मर घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को निशाना बनाना चाहता था। साकिर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखने लगा। वो वहां से गुजरने वाले हर कॉन्वॉय का वीडियो बनाकर इद्रीस को भेज देता। इस वीडियोज के आधार पर इद्रीस ने तय किया कि वो CRPF के काफिले को निशाना बनाएंगे और वह हमले की तैयारी में जुट गया। उसने अमेज़न से 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया, जिसका इस्तेमाल वह एक्सप्लोसिव को बांधने में करने वाला था, ताकि विस्फोट के दौरान इसमें आग पकड़ सके। हैरानी की बात यह थी कि भारतीय जवानों पर निशाना बनाने की तैयारी भारत में ही हो रही थी, फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी को कानो कान खबर नहीं हुई और आतंकी अपने काम में लगे रहे। आदिल को पता था कि इस आत्मघाती हमले में उसकी जान जाने वाली है, लेकिन उसे लगता था कि वह यह सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है और वह अंजाम देने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी।
उसके इसी माइंड सेट के साथ हमले से पहले जैश ए मोहम्मद ने उसका एक वीडियो भी बनाया जिसमें वह भारत को बर्बाद करने की बात कर रहा था। इसके बाद 9 फरवरी को धमाका करने का दिन चुना गया क्योंकि इस दिन अफजल गुरु की बरसी पड़ती थी और इसी दिन जैश ए मोहम्मद भारत को दहलाना चाहता था, लेकिन बर्फबारी के चलते इस दिन घाटी से कोई काफिला नहीं गुजरा। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर थी। हर कोई इसका बदला चाहता था। हमले के तुरंत बाद गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई। शहीद जवानों को स्पेशल फ्लाइट से उसके होम स्टेट में लाया गया और वहां उसका अंतिम संस्कार स्टेट ऑनर्स के साथ किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू किया। उसको सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। हमले के बाद से भारतीय सेना हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मौत की घाट उतारने के लिए बेचैन थे। सैनिक अपने साथियों के खून का बदला चाहते थे, लेकिन आक्रोश के समय भी सभी तरह के पॉसिबिलिटी को बारीकी से देखा जा रहा था। इंडियन एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने अगले ही दिन सरकार के सामने एयर स्ट्राइक का प्रपोजल रखा, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। एयरफोर्स ने ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के सामने पेश किया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया, जिसे अंजाम देने के लिए 26 फरवरी 2019 का दिन तय किया गया। सारी तैयारी होने के बाद 24 फरवरी को एक ट्रायल रन भी किया गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी गई। इस ऑपरेशन के दौरान 12 मिराज फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाना था और साथ ही किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए गरुड़ कमांडो के एक टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया था। 26 फरवरी को सुबह 3:30 बजे भारत के 12 मिराज फाइटर जेट लेजर गाइडेड बम से लैस होकर पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद फाइटर जेट पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी में आतंकी ठिकानों पर बमबारी करते हुए निकलते हैं। एक ही झटके में सैकड़ों आतंकी मारे जाते हैं। जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट में भी बने हुए थे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स करीब 10 मिनट तक जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर भीषण बमबारी करके सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिए। ये पूरा ऑपरेशन करीब 21 मिनट तक चला, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने 1000 किलो बम बरसाकर 350 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले से बौखलाया पाकिस्तान अगले ही दिन 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसने का हिमाकत करता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना तुरंत मुंहतोड़ जवाब देती है। इसी बीच एक डॉग फाइट के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 फाइटर विमान को मार गिराया, जिसके कारण अभिनंदन का भी विमान डैमेज हो गया और वो पैराशूट के साथ पीओके में जा गिरते हैं। लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री एक्शन के बढ़ते दबाव के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ते हैं और 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत लौटा दिया जाता है। 29 मार्च 2019 को आर्मी के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फोटो NIA के प्रमुख राकेश बलवाल को दिखाई गई। मारे गए 2 आतंकियों में से एक कामरान, दूसरा इद्रीस था। राकेश बलवाल को शक हुआ कि इद्रीस कोई छोटा आतंकी नहीं था, इसीलिए उसका कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए लोकल पुलिस से उसका फोन मंगवाया, लेकिन इद्रीस का फोन अब तक खराब हो चुका था। इसीलिए उसका फोन जांच के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT के पास भेज दिया गया। 1 हफ्ते बाद इद्रीस के फोन में मौजूद सारे फोटो और वीडियोज को CERT ने रिकवर कर लिए। इसमें एक फोटो पुलवामा अटैक में इस्तेमाल की गई गाड़ी का भी था। इस फोन में एक फोटो और था जिसमें 3 शख्स थे, जिसमें से इद्रीस और आदिल की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी थी। अब केवल तीसरा शख्स खोजना था। ये तीसरा शख्स साकिर बशीर था, जिसमें कुछ ही दिन बाद पुलिस अरेस्ट कर लिया। साकिर से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह हर समय कुरान की आयतें पढ़ता और एक ही बात दोहराता कि इद्रीस भाई और आदिल ने ये काम इस्लाम के लिए किया है। इद्रीस के मोबाइल में NIA को कुछ ऐसे फोटोज मिला
जिनसे उसके गैर महिलाओं के साथ संबंध होने का पता लगता था। शाकिर को इदरीस के फोन में एक ऐसी फोटो दिखाई गई जिसमें इदरीस पुलवामा की एक लड़की इंसा जान के साथ था। इंसा जान और इदरीस के साथ वाली फोटो को देखकर शाकिर वसीर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना आदर्श मानता था वह शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके ही गांव की लड़की के साथ संबंध में था। बस यहीं से शाकिर के मन में इदरीस के लिए नफरत हो गई और अगले ही दिन वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि एनआईए के अधिकारी भी दंग हो गए। शाकिर ने अपने कबूलनामे में एनआईए को बताया कि जिसे आप इदरीस भाई समझ रहे हैं वह असल में इदरीस है ही नहीं। उसका नाम मोहम्मद उमर फारूक था, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था। उमर को भारत भेजने से पहले उसकी कई साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कराई गई थी। आगे उसने बताया कि पुलवामा अटैक की पूरी प्लानिंग उमर फारूक ने ही बनाई थी। शाकिर के गवाही और जांच के आधार पर एनआईए ने इस हमले में 19 लोगों को शामिल बताते हुए 13,800 पेजेज की चार्जशीट दाखिल की। इन 19 मुजरिमों में से ज्यादातर इनकाउंटर में ही मारे गए, जबकि कुछ को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया था, जो तब से जेल की हवा खा रहे हैं। पुलवामा अटैक भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फेलियर में से एक था। हमले से पहले 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुके थे, जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमले की पॉसिबिलिटी को लेकर वार्निंग दे रहे थे। जैश ए मोहम्मद ने हमले के 2 दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने अफगानिस्तान में इसी तरह का हमला करते हुए ये दावा किया था कि वो कश्मीर में भी इसी तरह का हमला करेगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि फिर भी आतंकी खतरे को देखते हुए कॉन्वॉय के बीच गुजरने वाले सिविलियंस व्हीकल को ठीक से जांच नहीं की गई थी, जिससे आदिल अहमद डार 200 किलो एक्सप्लोसिव से भरी कार लेकर सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में घुसने में कामयाब रहा। जैश ए मोहम्मद द्वारा इतना ज्यादा आरडीएक्स भारत में पहुंचाए जाने से एलओसी पर भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुके थे। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रेवल नहीं करती, इसीलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने हवाई जहाज देने से मना कर दिया। सत्यपाल मलिक कहते हैं जिस रास्ते से कॉन्वॉय गुजरना था उससे जो लिंक रोड कनेक्ट होते थे वहां कोई चेक पोस्ट नहीं था। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि अगर ये हवाई जहाज हम इन्हें दे दिए होते तो ये घटना रुक सकती थी। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सत्यपाल ये भी कहते हैं कि ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भी बताई, उन्होंने इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं, मैं उनके सेम शब्दों को कोट करता हूं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसीलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा, इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी जी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। सेम महीने में इलेक्शन कमीशन पॉलिटिशियन पार्टी को कहते हैं डिफेंस फोर्सेस के एक्सेस को लेकर अपना प्रोपेगेंडा करना बंद करें सारी पॉलिटिशियन। 1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ एक रैली कर रहे थे। इस रैली में ये इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना करके रेफर करते हैं। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। बीजेपी के पॉलिटिशियन रिटायर बीके सिंह ने कहा कि अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो ये गलत ही नहीं देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इसके करीब 1 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कैंपेन में क्या कहते हैं, सुनिए आप लोग। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले
वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो वेरी इल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। नो, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता सकता, तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है। रवीश कुमार के इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि अगर हमसे एयरक्राफ्ट मांगा गया होता तो मैं तुरंत देता। था जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको मैंने एडमिट किया था, और मैंने इनको जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन गया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना, बट द फैक्ट वाज कि CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज़ मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होंगे, मेरे से मांगते तो मैं कर देता। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहाँ से ये घटना हुई, जहाँ वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां तो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं समझ गया था कि जो कुछ है वो नहीं बताया जाएगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि यहाँ से कोई चाहता ही नहीं था कि इसकी जांच हो, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया था। यहाँ से कोई चाहता नहीं था कि इसकी जांच हो, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया था, उस वक्त एंगल बदल गया था। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि इस मामले की कभी पूरी इंक्वायरी ही नहीं हुई और ना ही कोई इंक्वायरी चल रही है। तादाद में एक्सप्लोसिव बिना पाकिस्तान के यहाँ से लोकली नहीं प्रोक्योर हो सकता था, वो पाकिस्तान ने ही अरेंज कराया होगा किसी तरह से। और वो जो पकड़ा गया आदमी, जिसकी गाड़ी थी, मारा गया, पकड़ा के आइडेंटिफाई हुआ, उसके पाक कनेक्शंस थे। तो आपको, लेकिन मेरी शिकायत जिसमें आज भी ये है कि इसकी कोई थोरो इंक्वायरी नहीं हुई पूरे मामले में। इसमें पाकिस्तान का एंगल तो है, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक का इंतजाम लोकली हो ही नहीं सकता था। वो तो बिना पाकिस्तान के अरेंज किए नहीं हुआ था। और जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग, जो बाद में भी पकड़े गए, वो सब पाक कनेक्शन के लोग थे। लेकिन जो हमारी असफलताएं हैं, उनका तो हमको किसी को जिम्मेवार ठहरा के सजा देनी चाहिए थी। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे। पुलवामा हमले की जांच आज तक नहीं हो पाई। हमारे देश के नेताओं की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि हमारे देश और देश के शहीद जवानों पर भी पॉलिटिक्स करते हैं। जय हिंद दोस्तों।